with the chapter 3rd of social studies, and there's a last part today. So we are done up till here. That is, just have a look over here. तो थोड़ा याद आ जाएगा कि हमने इमीडिएट इफेक्ट किए थे वर्ल्ड वॉर 2 के. तो एक तो हुआ था इकोनॉमिक इफेक्ट, मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए. इतनी आर्मी, नेवी, आर्म्स, एम्यूनेशन, सब पे इतना खर्चा हुआ. तो जो ऑलरेडी 2 वर्ल्ड वॉर जिन्होंने पार्ट लिया था, लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुपर पावर रही ही नहीं, क्योंकि काफ़ी पैसे उसके भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी खर्च हुआ. जर्मनी के बारे में तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था. जापान को तो सरेंडर हो जाना पड़ा अमेरिका के सामने एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और जैसे ये सब हुआ तो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ लोगों पे. ये हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में उन्होंने इतने सारे पैसे खर्च कर लिए थे पहले भी, ऑफ कोर्स, बट इन दिस 20th टाइम पीरियड में, इंटरवल में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए थे सब कंट्रीज़ ने आर्म्स एंड एम्यूनेशन प्रोडक्शन में, फैक्ट्रीज इंस्टॉल करना फॉर दी आर्म्स एंड एम्यूनेशन. तो नेसेसिटीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया था. अब उसकी स्कैरसिटी आ गई, मतलब कमी दिखने लगी. और लोग तो ज़िंदा रहते हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन खा के नहीं, लेकिन खाना चाहिए, नेसेसिटीज़ चाहिए लाइफ की बाकी ज़िंदा रहने के लिए. तो वो सब बहुत कम थी मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम किया था उसका कंट्रीज़ ने इस रेस में. अब हुआ ये कि उन चीज़ जितनी भी थी उसकी प्राइस बढ़ने लगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम. ऑफ कोर्स व्हेन इकोनॉमिक्स टेक्स एंट्री, तो मोर डिमांड लेस सप्लाई इज इक्वल टू, इट इज़ कॉल्ड स्कैरसिटी. लेकिन उसको हम कहेंगे, उसकी असर क्या होगी, प्राइस राइज. तो काफ़ी लोग भूखे मर रहे थे, लाइफ टोटली शैटर होने लगी, दैट इज डिस्ट्रॉय. एज अ रिजल्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड वर पुश्ड इनटू इकोनॉमिक डिप्रेशन. जैसा अभी हम देख रहे हैं इन दिस कोविड टाइम पीरियड कि कैसे लोगों का कईयों का बिजनेस डाउन हुआ है, कईयों के प्रोफेशन में तकलीफ हुई है. इट्स एवरीवन, यू, योर पेरेंट्स, मी, एवरीवन वी कैन सी अराउंड. कहीं ना कहीं हमारे काम में फ़र्क आया है कि काम में मतलब दी यू कैन टेक, कईयों के ट्यूशन क्लासेस में एडमिशन में फ़र्क आया हुआ होगा, या जो लोग जो दूसरे प्रोफेशंस में हैं या जो जॉब पे जाते थे, या कईयों को तो छुट्टी मिल गई वहाँ से. अब वर्क फ्रॉम होम वाले भी काफ़ी कम उन्होंने पिकअप करके रखे, हु कुड वर्क फ्रॉम होम विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. तो ऐसे कोई काम उनका चलता रहा. तो काफ़ी कुछ ऐसे हुआ जहाँ पे ये इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी दिखाई दिया इस टाइम पीरियड में. तब दिखाई दिया था ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो बहुत सारे चेंजेस आए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, क्योंकि वो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का. वैसे कोविड का पूरे वर्ल्ड पे इफ़ेक्ट दिख रहा है. इट्स नॉट ओनली यू एंड मी इन दिस कंट्री, इस एवरीवन इन दिस कंट्री, छोटे से बड़े तक, या यू कैन टेक फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, या अभी बहुत ही गरीब कंट्री हो या पैसे वाली कंट्री हो, इट कुड बी एनी. लेकिन ये वर्ल्ड इफेक्ट दिख रहा है. सेकेंड था कम्युनिज्म इन चाइना. तो रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म जब उन्होंने, मतलब सोशलिस्ट रूलिंग जब पिकअप किया, जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा. जस्ट इमेजिन कि इंडिया में सब कुछ अगर गवर्नमेंट के हाथ में ही हो, सोशलिस्ट सिस्टम हो, तो हम क्या देखेंगे, हर जगह पे BRTS, नो वॉल्वो, हर एक ह्यूमन बीइंग गवर्नमेंट जॉब करता होगा, या जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी गवर्नमेंट की होगी, तो जो लेबरर्स हैं उनको पे गवर्नमेंट करेगी, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट. कोई प्राइवेट रिक्शा नहीं, प्राइवेट ओला उबर नहीं, नो स्विगी एंड नो, अगर स्विगी होगा भी तो गवर्नमेंट ही हैंडल करेगी. मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट इमेजिन इन अ कंट्री टू बी गवर्नमेंट बेस्ड. जैसे BSNL, तो नो एयरटेल एंड नो रिलायंस एंड नो वोडाफोन एंड नथिंग, इट्स ओनली एंड ओनली BSNL हर जगह पे. दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट सिस्टम. तो वो रशिया ने पिकअप किया था, जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट
मेजर्स विद बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में, तो उससे लोगों ने बहुत प्रेरणा ली, मतलब लोग इम्प्रेस्ड हुए, तो चाइना ने भी फॉलो किया वो, और चाइना में आया, माओ त्से-तुंग ने एस्टेब्लिश किया कम्युनिस्ट रूल इन 49 एट द एंड ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, जापान तो ऑलरेडी वीक बन चुका था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। तो जापान जो अब तक चाइना को कंट्रोल करती थी, तो उसका कंट्रोल 0-0 हो गया। क्लियर। तो चाइना ने खुद का एक कम्युनिस्ट रूल खड़ा कर दिया अपने मर्जी से। फिर कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने कहा था, होर्डिंग एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, एक पे तीन फ्री, एक पे सब कुछ फ्री। तो दो पार्टी कंपटीशन में लगी थी, यूएसएसआर एंड यूएस, मतलब रशिया एंड अमेरिका, कि हम एक पे एक फ्री देंगे। यूएस ने कहा, यूएसएसआर ने कहा हम एक पे दो फ्री देंगे, तो यूएस ने कहा एक पे तीन, रशिया ने कहा एक पे सब कुछ फ्री, लेकिन आके हमें ज्वाइन कर लो। उनको अपनी पार्टी मजबूत बनानी थी। इंडिया बीच का रास्ता पिकअप करके निकल गई, ना यूएस ना यूएसएसआर का साथ दिया। हाँ, उसने कहा इफ़ यू वांट हेल्प वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बट वी विल नॉट कम एंड ज्वाइन यू अंडर योर शेल्टर। नहीं तो एक बार फिर हम लाइक इंग्लैंड, जैसे ब्रिटिशर आए थे, उस तरह से फिर से कोई और आ जाएगा इंडिया को रूल करने। तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना था, अपने हिसाब से डेवलप होना था। तो हमने उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वी रिमेन न्यूट्रल। फिर तो बहुत सारी कंट्रीज ने हमें फॉलो किया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में, राइट। फिर तो दो कंट्री जो पहले फ्रेंड थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूएस एंड यूएसएसआर, क्योंकि दोनों के दुश्मन कॉमन थे, इटली, जर्मनी, जापान, तो दोनों फ्रेंड बन के आगे बढ़े। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, दोनों अलग अलग हो गए। दोनों की मेंटालिटी अलग थी, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग थी, दोनों की फिलॉसफी अलग थी। एक था डेमोक्रेटिक कंट्री, एक था सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कह सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो वॉर दोनों के बीच में आया, वो कौन सा वाला वॉर था? इट वॉज कोल्ड वॉर। वंस अगेन, बर्फ की लड़ाई नहीं, ठंड में लड़ाई नहीं, ये थी कोल्ड वॉर, मतलब चुप रह के दिमागी वॉर, सोच की वॉर, राइट। कब उससे एक रियल वॉर आ जाए किसी को पता नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया डर में बैठी हुई थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा अगर ये कोल्ड वॉर शांत ना हुआ तो, राइट। और वो हो गया, क्योंकि यूएसएसआर वाज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, राइट। बहुत सारे कंट्रीज बनी उसमें से, और फिर एक ही सुपर पावर रहा, अमेरिका, राइट। और हमने ये भी देखा कि यूएन एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी के लिए, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर बनी थी। 24 अक्टूबर 1945 को ये स्टार्ट हुआ था। इट इज एस्टैब्लिश्ड, हेडक्वार्टर्स उसका न्यूयॉर्क में है। एंड सबसे बड़ा काम किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, और उन्होंने 4 मतलब वैसे तो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, लेकिन 4 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए थे रिलेटेड टू फ्रीडम, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब। और इंटेंशन था उनका कि वर्ल्ड में पीस सिक्योरिटी बनी रहे और लोगों को काफ़ी फ्रीडम मिले प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि लोग प्रोग्रेस होंगे, हम प्रोग्रेस करेंगे तो वर्ल्ड अपने आप, या वर्ल्ड नहीं चलो अपनी कंट्री अपने आप प्रोग्रेस होगी, और ऐसे करते करते पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस होगा। ठीक है, और पीस होगी, यूनिटी होगी, तो एक देयर बी नो फियर एंड डाउट अमंग वन कंट्री ऑन द अदर। ठीक है, तो ये जो 4 फ्रीडम दी थी तब यूएन की तरफ से, जो अनाउंस हुई थी बाय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, वो थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब तुम कोई भी बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन तुम्हारी चॉइस का, नोबडी कैन फोर्स यू टू पिक अप अ सर्टन प्रोफेशन ऑफ बिजनेस। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर, राइट। अब ये डर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। डर के मारे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अलग अलग टाइप के डर होते हैं। अंधेरे का डर होता है किसी को कंपटीशन में हिस्सा लेने से डर है कि अगर हम हार गए तो सो विल पावर स्ट्रांग नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है। कईयों को नया बिजनेस स्टार्ट करने का डर है, किसी को कार चलाने का डर है, किसी को 2 व्हीलर चलाने का डर, किसी को पढ़ाई का डर है कि हाय मैं आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाई की तो मेरा क्या होगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे डर तुम्हें प्रोग्रेस नहीं करवाएंगे। यू विल बी
देयर वे यू आर टुडे। पास होते जाओगे, 9 के बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर आगे लाइफ में डिग्रियां ले ली, लेकिन लाइफ में रिस्क नहीं लिया। ठीक है, ये तो धक्का मार पास हो गए नसीब से, जैसे 8th में नसीब से पास हुए, लेकिन हर बार ऐसा नसीब नहीं होता बेबीज़। तो 9th अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि 10th का बेस तो नेचुरली 9th ही होगा। काफ़ी बच्चों ने 8th में काफ़ी मिस किया होगा, एग्ज़ाम नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि भाई तुम कहाँ पे अटके थे, कहाँ पे वीक हो। खुद को तो पता है, लेकिन दूसरों को कौन बताए, राइट? सो यू नो यू आर वीक इन विच सब्जेक्ट, वर्क हार्ड। अच्छा टाइम पीरियड मिल गया है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला कोविड टाइम पीरियड, इसको ब्लेसिंग के हिसाब से पिकअप कर लो और मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम पीरियड, आई वुड से ऑलवेज। जैसे तुम्हारा कोई लाइकिंग वाली कोई एक्टिविटी हो अपार्ट फ्रॉम योर गेम प्लेइंग ऑन योर स्मार्टफोन, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो तुम करना चाहते थे, तो ये टाइम पीरियड है जब तुम वो अपना वो पैशन उठा लो, पिकअप योर पैशन, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। 4 घंटे पढ़ाई करो, 4-5 घंटे स्कूल और ट्यूशन के मिला के हो गए, होमवर्क कर लिया 2 घंटे, टोटल हो गए 10 घंटे। फिर भी मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे डालती हूँ। चलो, तुमने पढ़ाई 4 घंटे की, 4 घंटे ट्यूशन और होमवर्क के, 6 घंटे स्कूल के, चलो 14 आवर्स डाल दो, इतने नहीं होते, फिर भी मैंने डाल दिए 14 आवर्स। अब भी 10 घंटे बाकी है बेबीज़, तो 1 घंटा स्नान करने में वॉश एरिया, फिर 1 घंटा खाया पिया टाइम पास किया, फिर 6 घंटे नहीं तो 7 घंटे सो गए, चलो हो गए तुम्हारे 9 घंटे। अभी भी 1 घंटा बाकी है। इट मीन्स वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन स्लीपिंग, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन enjoying, we are wasting our time in वॉश एरिया वाला रीजन, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन 1 घंटा खाने में टीवी देखते देखते। तो ये जो छोटे छोटे और बहुत कुछ सोना, अति किसी चीज़ का नेगेटिविटी है। अति सोना, ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, ओवर नॉट ईटिंग, ओवर प्लेइंग गेम्स ऑन योर स्मार्टफोन, ओवर टाइम वेस्ट, ओवर पढ़ाई, सब कुछ हानिकारक है। तो पढ़ाई इसलिए मैं कहती हूँ 10 घंटे मत करो। पढ़ाई मतलब अपनी ओर से पढ़ाई, ट्यूशन क्लास या होमवर्क एंड टेस्ट गिविंग एंड स्कूल के लेक्चर्स नहीं। मैं कहती हूँ तुम्हारी ओर से, तुम्हारी बुद्धि का उपयोग करके तुम अपनी समझ से जो बैठ जाओगे बुक लेके पढ़ाई करने कि चलो एक डायरी बनाओ, मैं कहाँ कहाँ पे अभी भी मैंने काफ़ी कुछ नहीं किया है, लिस्ट बनाओ कौन से सब्जेक्ट में कितना हो चुका है और तुम्हारा 100% कितना हुआ है। तो देखोगे तुमने कुछ किया ही नहीं है इतने दिनों में, 5 महीनों में, यू हैव डन नथिंग डियर, आई बेट। मेरे 100 बच्चों में मुश्किल से 30-40 अप टू मार्क है, बाकी के 60% मतलब मेजॉरिटी आज भी नहीं कर रहे हैं कुछ। आई गेट द न्यूज़ फ्रॉम योर पेरेंट्स। बेचारी मम्मी मुझे फ़ोन करती रहती है बहुतों की, मैम समझाओ ना, मैम स्ट्रिक्ट हो जाओ, मैम ये करो, मैम वो करो। अगर मुझे छूट मिलती सो आई वॉज सेइंग कि अगर छूट मिलती तो तुम सबको अपने घर ले जाती, राइट, नज़र रखने तुम पे। सो लेट्स मूव अहेड। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम फियर। लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश PM Churchill prepared an 8-point agreement while they were on a ship in the Atlantic Ocean, which later came to be known as Atlantic Agreement. Very important one marker. Who were the two who prepared the Atlantic Agreement? So President Roosevelt and British PM Churchill. Next, how many point agreement was made in Atlantic Agreement? 8 point. Next, when they prepared this 8-point agreement, where did they prepare it? That was when they were on a ship in the Atlantic Ocean. Why the name Atlantic Agreement? तो पूरा President Roosevelt से agreement तक लिखना है. Now this agreement included matters like freedom maintain करनी है, sovereignty of every country. Sovereignty मतलब each country will enjoy freedom and independence. But independent in which form? कि कोई दूसरी country आके
एक कंट्री दूसरी कंट्री के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी विदाउट परमिशन। फिर वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, डिसआर्मामेंट मतलब टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, और ज़रूरत पड़ने पे ही यूज़ करना है, वी हैव टू जस्ट नॉट यूज़ इट, राइट। देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना met in Moscow for world peace, which came to be known as Moscow Declaration। अभी इस मीटिंग में मॉस्को की मीटिंग में डिक्लेरेशन हुई, नाम दिया गया मॉस्को डिक्लेरेशन। इन नवंबर 43 3 सुपर पावर हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन तेहरान। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज, मतलब 50 कंट्री जाके बैठ नहीं गई सारे लोग, हर एक कंट्री की तरफ से 2 या 5 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव गए टू बी द मेंबर ऑफ यूएन। दे प्रिपेयर द एग्रीमेंट फॉर यूएन एट वॉशिंगटन सितंबर 44 में। ऑन अक्टूबर 24 45 51 member nation declared establishment of UN, और 51st country थी इंडिया, is a part of UN. Since then 24th October is celebrated as UN Day all over the world. Today 193 countries are members of UN. Organs of UN. The structure adopted by UN to achieve its aims includes 6 organs: General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat। तो ये हुए ऑर्गन्स। 1 मार्कर, अगेन 1 मार्कर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट दैट इज हेग, नेदरलैंड। ऑल अदर काउंसिल्स आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ दिस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन? लेट्स सी। ऑल अगेन योर 2 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। So first, that is General Assembly. Now, General Assembly, that is the biggest organ of UN. 1 marker. 2 मार्कर में तो पूछा ही जाएगा पूरा पैराग्राफ एज अ शॉर्ट नोट इंडिविजुअली, बट 1 मार्कर इज बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएन इज जनरल असेंबली। असेंबली मतलब कमिंग टुगेदर ऑफ मेनी पीपल एट अ प्लेस। जनरल असेंबली मतलब यहाँ पे जैसे हम कहते हैं जनरल मीटिंग होती है, जहाँ पे ऑल अलाउड। इट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव। एवरी नेशन कैन सेंड हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरली 5, राइट। तो हर एक कंट्री की तरफ से कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे? मैक्स टू मैक्स 5। बट ड्यूरिंग इलेक्शन ओनली 1 वोट इज अलाउड फ्रॉम ईच कंट्री। ठीक है, 5 मेंबर मैक्सिमम जा सकते हैं एक कंट्री के टू रिप्रेजेंट दैट देयर ओन कंट्री। लेकिन इलेक्शन होगी तो सिर्फ एक वोटिंग होगी एक कंट्री की। इट कैन, तो यहाँ पे देखो अब काम क्या होगा। इट कैन डिस्कस, गिव एडवाइस या सजेशन या रिकमेंडेशन, मतलब सजेशन ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। पूरे वर्ल्ड का कोई कॉमन मैटर हो तो यहाँ पे डिस्कशन होगा, एडवाइस दी जाएगी, सलाह मशवरा होगा, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन और सजेशन। सेकेंड, it accepts the budget presented by Secretary General every year and provides the expenditure। अब बजट डिसाइड होगा, अब बजट डिस्कस भी होगा, फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस फील्ड को कितना एक्सपेंडिचर चाहिए उस हिसाब से उनको वो एक्सपेंडिचर एलोकेट होगा, मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड, इट ट्राइज और अटेम्प्ट्स, डज हार्ड वर्क टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डेवलपमेंट प्रॉब्लम ऑफ वेरियस कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज। फिर ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन होती है एंड उसके रिलेटेड राइट्स तो दे दी गई मेंबर कंट्रीज़ को, लेकिन दी नहीं जाती तो क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं टू वेरियस प्रॉब्लम्स, डिसआर्मामेंट रिलेटेड सॉल्यूशन, अदर इंटरनेशनल मैटर्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डिस्कस होते हैं। फोर्थ, डिसीजंस आर टेकन ओवर हियर बट वेरी इंपॉर्टेंट by 2/3 majority in general matters, common matters related to all the countries of member countries of UN। तो वहाँ पे अगर डिसीजन लेना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज जनरल असेंबली हॉल, यू कैन सी हाउ ह्यूज इट इज़, और कितने लोग, कितनी सीट्स हैं उस हिसाब से पता चलेगा तुम्हें। दिस ओनली सम पार्ट इज शोन, अदरवाइज इज डबल ऑफ दिस।
Security Council, very important. Again, your 2 marker short note. This is the most important organ of UN. अब यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होंगे. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना. लर्न बाय फॉर 1 marker. अदर देन कंट्रीज ऑल्सो विल बी द मेंबर. मतलब कि टोटल 15 मेंबर्स होंगे. 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट. नॉन परमानेंट मतलब हर 2 साल के बाद नई कंट्री को चांस मिलेगा. दे आर इलेक्टेड फॉर 2 year टाइम पीरियड बाय जनरल असेंबली. This council enjoys great powers to maintain peace and security in the world. तो नाम itself tells you security council. कितने परमानेंट? 5. कितने नॉन परमानेंट? 10. अब ये नॉन परमानेंट कितने साल के लिए होंगे? 2 साल मेंबर्स रहेंगे. फिर नई कंट्रीज होगी वहाँ पे. और पावर क्या है? ट्रेमेंडस पावर. मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. क्लियर? अब ये 5 परमानेंट कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना. क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट. दिस सिक्योरिटी काउंसिल वर्क्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी एट द वर्ल्ड लेवल. इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, दैट इज डिस्प्यूट्स of the countries, member countries, peacefully through negotiation, mediation. Negotiation actually मतलब bargaining. अब चलो बार्गेनिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे दे कहीं की. कई बच्चों को फिर बार्गेनिंग भी नहीं पता चलता, तो आई गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ओवर हियर. जस्ट इमेजिन, चलो कभी चले जाओ अपनी मम्मी के साथ मार्केट में, राइट? आई टू यूज टू डू द सेम थिंग, डोंट वरी. तो अब नहीं करती, बट ना कभी कभी पहले जाती थी मार्केट को खरीदी करने, तो यही काम करती थी कई बार. तो विच वन? तो ये काम बहुत इंटरेस्टिंग है. लेडीज आर वेरी हैप्पी विथ इट, है ना? तो जब मम्मी के साथ जाओगे सब्जियां खरीदने, स्पेशली और कुछ नहीं है, ओनली सब्जियां, तो देखना एक वहीं पे खड़े रह के म्यूट हो जाना, लेकिन आंखें खुली रखना और कान और सुनना. तो मम्मी कहेगी कि भाई कैसे दी भिंडी, एंड दैट मैन वेजिटेबल सेलर विल से, ग्रीन ग्रोसर वाला, कि 50 रुपये. अरे बाप रे, इतने सारे! आप तो लूट मचा रहे हो कोविड टाइम पीरियड में, थोड़ा तो कम कर दो भैया जी. अब भैया जी मानता ही नहीं. अच्छा ठीक है चलो 40 नहीं 45 में दे दो. ऐसे करते 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 3-4 सब्जियां खरीदी कर ली. अब लास्ट में कहेगी अच्छा ठीक है 250 ग्राम नींबू ही डाल दो. अब उसे 5 दिए. भैया जी एक और डाल दो ना. अच्छा वो छोटा वाला तो डाल दो. फिर थोड़ी कॉरिएंडर तो दे दो. भैया जी कहेगा बहन जी कॉरिएंडर मतलब कोथमीर बहुत महंगी है. अरे भैया 2-3 पत्ते तो डाल दो. 2-3 पत्ते थोड़ी मिलेंगे. भैया जी मुंह बिगाड़ के दे रहा है. अच्छा ठीक है चलो 4-5 हरी मिर्ची भी डाल देना. ना अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा तो डाल दो भैया जी. करते 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 उस रात की सैंडविच का सामान रेडी कर लिया. चटनी, राइट? अब मम्मी का मुंह देखना रात को जब चटनी खाने लगे. चटनी बनाती हैं तब ये खुशी मुंह पे झलक रही है. वाई शी इज़ हैप्पी कि उसने बार्गेनिंग की, थोड़ा नेगोशिएशन किया कि भैया जी थोड़ा ये भी डाल दो, इतना सा वो भी. अभी आपका क्या जाएगा भैया जी, इतना टुकड़ा थोड़ा डाल दिया तो अदरक का. अब वो स्वाद मम्मी ले रही है. पहले तो चटनी बनाते हुए, फिर सैंडविच बनाएगी, फिर खाएगी, सबको खिलाएगी ऑफ कोर्स. बट सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मम्मी के मुंह पे दिखाई देगी. चलो ट्राई करते हैं एक दिन, कर लो वो. आई यूज टू एन्जॉय अ लॉट, राइट? तो ये, एंड इन बॉम्बे येस वी यूज टू सी, आई यूज टू गो विथ माई फ्रेंड्स. तो 100 रुपये मिलते थे उनको अपनी मदर इन लॉ से कि 100 में इतना सामान खरीद के लेके आओ. अब वहाँ पे एक उसको कहते थे खौदरी गली, मतलब वहाँ पे इडली डोसा, उस गली में लेन में इडली डोसा सैंडविच, माय गॉड व्हाट नॉट मिलता था वहाँ पे. अब मैं तो टाइम पास के लिए जाती थी उनके साथ. मैं जाती थी इडली डोसा सैंडविच खाने. वो एक्चुअल में अपनी सास के डर से खरीदी करने निकलते, फिर इतना भावताल करते और उसमें से कैसे भी करके 20 रुपये बचाते, और उस 20 रुपये से वहाँ पे खाते इडली या डोसा या सैंडविच और समथिंग, वड़ा पाव एंड ऑल. और वो जो खुशी उनके मुंह पे मैं देखती, इवन टुडे आई रिमेंबर, राइट? तो दिस इज़ व्हाट इज़ नेगोशिएशन से पैसे हम बचा सकते हैं. हाँ, दैट इज़ व्हाट आई हैव हर्ड एट ट्यूशन क्लास ऑल्सो. हमारे घर के तो 3 बच्चे हैं,
कोई डिस्काउंट नहीं रोहित सर। नाउ दिस इज़ वॉट, मैं एक कोने में खड़ी रह के हंसती हूँ और मुझे याद आ जाता है वो भैया जी वाली सिस्टम, जहाँ पे लेडीज़ कहती है भैया जी थोड़ा कम कर दो ना, राइट। तो यहाँ पे यही होता है, बिकॉज लेडीज़ आर लेडीज़, हर जगह पे वही है। मैं भी वही हूँ, मैं कहीं और नेगोशिएट करूँगी जाके। जैसे यूजुअली आई डोंट गो फॉर एनी शॉपिंग एंड ऑल घर रिलेटेड। मेरा शॉपिंग होता है कपड़ों का शॉपिंग, बुक्स शॉपिंग। तो बुक्स में तो मैं ये नहीं कह सकती स्टेशनरी वाले को भैया जी कम कर दो, या पैंटलून्स में जाके नहीं कहूँगी भैया जी डिस्काउंट दे दो। तो आई डू शॉपिंग एट सच प्लेसेस जहाँ पे डिस्काउंट नहीं, हमारे मांगने से नहीं मिलता, राइट। तो दिस इज़ वॉट इज़ यू मैं, हाँ, अगर बाई चांस मेरा टर्न आ भी गया तो मेरी तो नज़र भैया जी के नाप तोल पे रहेगी, बिकॉज आई टीच दैट इन 10th स्टैंडर्ड, राइट, कस्टमर एंड मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो वहाँ ध्यान मेरा ज़्यादा जाए, ये भैया जी आपने वो एक गलत टमाटर डाल दिया, चलो डालो दो अच्छे, एक ख़राब निकला दो डलवाए मैंने। हुई तो वही लेडीज़ वाली मेंटालिटी, नेगोशिएट नहीं किया लेकिन नेगोशिएशन वाला काम कर दिया, एक ज़्यादा नींबू डलवा ही दिया, एक एक्स्ट्रा टमाटर या बड़ा वाला टमाटर डलवा दिया छोटे की जगह पे, राइट। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नेगोशिएशन, मीडिएशन। मीडिएशन मतलब जुडिशियरी। दो लड़ रहे हैं, बीच में आ गई मम्मी, दो भाई बहन लड़ रहे हैं, मीडिएटर कौन बनेगा? पापा के पास तो टाइम है ही नहीं, मम्मी के पास भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारी इतना काम करती है घर में। फिर ऊपर से तुम लोगों की टेंट सुनना, तुम पढ़ाई नहीं करते तो मेरी कंप्लेन सुनना। तो पुअर मदर, आई रियली पिटी मदर्स, राइट, फर्स्ट। तो ये जो मम्मियाँ हैं वो बन जाती है मीडिएटर घर में। दो लड़ रहे हैं, वो शांति बनाए रखती है, शी इज़ UN ऑफ द फैमिली, राइट। When any one permanent member does not vote in support of some important world matter, अब 5 परमानेंट मेंबर हैं जो अभी हमने देखा, उसमें से एक अगर कहे कि आई एम नॉट विथ 4 ऑफ यू, तो मेजॉरिटी जीतेगी या माइनॉरिटी? यहाँ पे उल्टा है, ये एक जो ना कहता है उसकी सुनेंगे लोग। वाई? क्योंकि वो हर एक के पास राइट टू से नो है, वीटो पावर। अब वो वीटो पावर यूज़ कर रहे हैं, जैसे रशिया ने बहुत बार वीटो पावर यूज़ किया इंडिया के लिए, कश्मीर इशू, राइट। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अगेन इम्पॉर्टेंट। दिस काउंसिल ऑल्सो इज कॉल्ड इकोसॉक, लर्न करो फुल फॉर्म। जनरल असेंबली अपॉइंट्स इस रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years। तो कितने रिटायरिंग मेंबर्स होंगे अब यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लो, राइट। आई हैव नॉट गिवन यू, यू हैव टू फाइंड आउट। एंड दिस काउंसिल हर साल ये ऐसे ही होता है। तो बच्चों को पूछती हूँ दैट चलो तुम बता दो, गायब है यहाँ से, बताना ढूंढ के, आज का 2020s में या 21st सेंचुरी के बिगनिंग से, राइट, और 2001, 2002 ऐसे। तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, तो जनरल असेंबली अपॉइंट्स 1/3 या 2/3 ऑफ हिज रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years। आगे हमने देखा एक था 2 साल वाला, राइट। यहाँ पे है जनरल असेंबली इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के मेंबर्स को 3 साल के लिए अपॉइंट करती है, लेकिन कितने? दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी पार्शियलिटी। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती है अलग अलग कंट्री का, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, रिच पुअर सेम, धर्म सारे सेम, कास्ट रीजन सबके साथ नो पार्शियलिटी। उसका मोटो है हर एक कंट्री को डेवलप करना, सपोर्ट करना। दिस काउंसिल एंड सब काउंसिल्स वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब है उसके पार्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। IMF ये लोन देती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन लोन भी कम होता है, लेकिन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क टू एस्टैब्लिश मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। FAO helps to improve agricultural production, forestry, fishery, raise the nutritional level. ILO, learn all the full form along with this, तो ये पूरा 4 marker होगा। Explain all the institute or organization. Works to provide rights and justice to the laborers of the world, that is International Labour Organization. UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, UN's International Children's Fund, आज उसका नाम नया है,
that is now it is given this second name. Undertake child welfare activities to improve the health of the children in the world by providing them nutrition, food and education. UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, right? UN's, that is United Nations Education, Scientific, Cultural Organization. Work to improve the cooperation between nation. तो पहले तो हर एक कंट्री के बीच में फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए. By removing illiteracy, by removing ignorancy, increasing the living standard of the people through education, providing justice, education, science, cultural resources. Besides this, there are sub-council, other smaller council and regional, that is area-wise council which undertakes various activities. Trusteeship council, there are 5 permanent member nation in this council. तो 5 permanent होंगे naturally. Representative selected by the General Assembly. अब representative कौन select करेगा? General Assembly are included here. It oversees, that is looks into the matter related to countries that have not acquired independence. कई कंट्रीज ऐसी भी थी कि बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन फिर भी छोटे मोटी बैकवर्ड या पुअर कंट्रीज ऐसी थी जिन पे अभी भी कोई और रूल कर रहा था. यहाँ पे जाके इन्होंने सपोर्ट किया और उनको फ्रीडम दिलवाई. एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, मतलब पुराने कंपल्शन वो लोग फॉलो करते थे आज भी ये छोटी कंट्रीज. ऑल्सो नेशन डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उनको डेवलप करवाया इन ए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैटर्स. फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देगा. इस हेडक्वार्टर इज इन हेग, नेदरलैंड. देयर आर 15 जजेस हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years. It solves disputes between nations, right? Gives verdict, मतलब final decision on international disputes, presented before it and gives legal advice. Advice भी legally वही देते हैं. Secretariat, that is Office of Secretary General of UN is called Secretariat. General Assembly appoints Secretary General for 5 years. So Secretary General को कितने साल के अपॉइंट करते हैं General Assembly? For 5 years, right? And secretaries, administrators, assistant translators, experts are also appointed to help the Secretary General. Secretariat is located in New York. Learn it. UN are continuously, so UN has constantly been making effort, that is doing hard work to establish world peace, world unity and to achieve the dream of universal brotherhood. ठीक है? So I can only request you to work hard. ये पार्ट देखने के बाद फिर से पूरा पार्ट देख लेना, so that it becomes you come in a link with all the 3 parts of this chapter. Question answer learn करना easy हो जाएगा. So thank you so much. Take care. Thank you.